बच्चों, हमारा ग्रेविटेशन वाला टॉपिक चल रहा था, तो लेट अस डिस्कस नाउ टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, है ना। तो चलिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, है ना। सपोज सैटेलाइट इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, तो हम टाइम पीरियड पता करते हैं। देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, देखिए क्या होता है। t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट इज, अब देखिए बहुत ऑब्वियस है कि अगर सर्कुलर पाथ है तो एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है, तो भाई यार स्पीड कितनी है, v। चलिए अब जरा इसको आप देखिए कि t इक्वल टू क्या हो गया, 2πr। v क्या होता है सर्कुलर पाथ के लिए, v इक्वल टू gm अपॉन r होता है। तो इट इज इक्वल टू 2π स्मॉल r रेस्ट पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gm। तो आप ध्यान दो कि t प्रोपोर्शनल टू r रेस्ट पावर 3/2 हुआ, और हम कह सकते हैं t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, है ना। दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ, है ना। यस दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ, oh sorry third, this is Kepler's third, I'm sorry, third, right। अब देखिए, फॉर ए नियर अर्थ सैटेलाइट, फॉर ए नियर अर्थ सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट धरती माता के बहुत पास में है, फॉर ए नियर अर्थ सैटेलाइट, नियर अर्थ सैटेलाइट है तो स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R। अगर नियर अर्थ सैटेलाइट है तो स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R, और जब स्मॉल r नियरली इक्वल टू कैपिटल R है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π कैपिटल R अपॉन v। तो एक काम करिए, आप ये जो है टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला काम ले लीजिए डायरेक्ट, 2πr रेस्ट पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gr स्क्वायर, gm इक्वल टू gr स्क्वायर। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट r अपॉन g, ये आपका टाइम पीरियड आएगा 2π अंडर रूट r अपॉन g। ये gm को जो है ना हमने gr स्क्वायर लिख दिया, राइट। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि इसके बाद में हम बात की, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं नियर अर्थ सैटेलाइट के टाइम पीरियड की, तो ये 84.6 मिनट के आसपास आता है ये कैलकुलेशन, राइट। इसका मतलब नियर अर्थ सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे पाथ्स ऑफ सैटेलाइट, इलिप्टिकल पाथ्स ऑफ सैटेलाइट, इलिप्टिकल पाथ्स ऑफ सैटेलाइट। देखिए मैं आपको बता दूं कि 99% सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर ही चलते हैं, सर्कुलर पर रेयर ही कोई सैटेलाइट चलता हो, रेयर, शायद मेरे को लगता है एक भी नहीं, इलिप्टिकल पर चलते हैं। देखिए इन जनरल all planetary and satellitic motions, all planetary and satellitic motions are elliptical only, सब की सब इलिप्टिकल ही है ना। इन जनरल ऑल प्लेनेटरी और सैटेलाइटिक मोशंस आर इलिप्टिकल। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, एक्चुअली मैं बताऊं सच क्या है, ना तो हम और ना नेचर एग्जैक्ट वो वेलोसिटी दे पाते जो सर्कुलर के लिए चाहिए, है ना। तो देखिए फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ये हमने कैलकुलेशन किया है। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r v इज अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल r। अगर आप स्मॉल r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट देना चाहते हैं सैटेलाइट को, तो आपको इतनी स्पीड बनानी पड़ेगी, एग्जैक्ट, इससे जरा सा कम नहीं जरा सा ज्यादा,
लेकिन सच ये है कि ना तो हम कैपेबल है ना गॉड कैपेबल है। हाँ जी, ईश्वर भी ये कार्य नहीं कर सकता एग्जैक्ट वो कि वो वेलोसिटी आ जाए। सारा देखिए हेवनली बॉडी जो है, सेलेस्टियल बॉडी जो है, उनकी तो सारी मोशन इलिप्टिकल ही है, इलिप्स ही है ही नहीं कोई भी सर्कुलर। आदमी फिर भी ट्राई करके कुछ कर सकता है लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए उसके लिए। सच में तो ऐसा नहीं होगा, है ना? हाँ, प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए इस काम के लिए। तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए मैं बताता हूँ सीन क्या क्या होगा। तो मैं सबसे पहले अर्थ का आपको डायग्राम, देखिए ये है हमारी अर्थ। अब आप समझने की कोशिश करना वन बाय वन क्या क्या होने वाला है। ये अर्थ, अगर मान लीजिए ये हम एक ऑर्बिट लेते हैं स्मॉल आर रेडियस की। हाँ, देखो अपनी दम क्या है, अपन तो कुछ नहीं जी। आप सीधा सीधा सर्कल तो बना नहीं पा रहे हैं, देखो कहां बन रहा है, मेरे से नहीं बन रहा। और बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑर्बिट की, एकदम इम्पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल, है ना? तो ये आपका अर्थ है और ये रेडियस कैपिटल आर है। हमने स्मॉल आर रेडियस का जो है ना एक सैटेलाइट एस्टैब्लिश करने की इच्छा है। अगर आपकी रेडियस, आपकी वेलोसिटी ये है, देन तो इट्स ओके, हो जाएगा, लेकिन बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। अब आपके पास में यहाँ पे दो तीन सिचुएशंस बनती हैं। मैं तीनों चारों सिचुएशंस को अच्छी तरह से डिस्कस कर लूँगा। देखिए आप देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट है ना, उसके अंदर ये सब सिचुएशंस बनाई हुई है। मैं सारी सिचुएशंस समझाता हूँ आपको, है ना? पहली पहली देखो सिचुएशन जो है ना, उसमें बात करते हैं अपन। अगर ये वेलोसिटी जो है इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहली बात, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। अगर v ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर है तो ध्यान दीजिए, मान लो मैंने सैटेलाइट को यहां पर एस्टैब्लिश किया है, सैटेलाइट को यहां पर एस्टैब्लिश किया है और यहां पर v ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर है, v ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर है। तो पता है क्या होगा, ये v ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर है, तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, 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 ऐसे जाएगा और वापस नहीं आएगा वापस नहीं। कुल मिलाकर के ये थोड़ा दूर जाकर के वापस अपनी जगह पर आ गया। तो पता है क्या होगा, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी एम अपॉन आर, देन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन will be perigee. If v is greater than under root gm upon r, then point of projection will be perigee. Perigee मतलब छोटी डिस्टेंस होगी, छोटी डिस्टेंस। अदर साइड विल बी एपोगी। एपोगी माने दूर होना, पेरिगी माने पास होना। तो आप देखिए जो है ना, जो v इज ग्रेटर देन है तो पास इलिप्टिकल तो होगा ही, है ना? क्योंकि सर्कुलर तो केवल तभी होगा। इफ v इज नॉट दिस देन इट विल बी इलिप्टिकल, चाहे वो जैसा भी इलिप्टिकल हो तो ऐसा हो, राइट? दूसरी बात देखिए, इफ v इज लेस देन अंडर रूट gm अपॉन r, if v is less than under root gm, then path will be elliptical, of course. Then point of projection will be apogee. आप बात को पकड़ने की कोशिश करें। अगर v less than under root gm पर आ रहा है, then point of projection will be apogee. नंबर 3, अब ये जो है कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेरिगी होगा, ये एपोगी होगा, ये बड़ा सिंपल सा है। जब स्पीड कम होगी ना तो ये पता है क्या होगा, स्पीड कम होगी तो ये ऐसा सीन बनाएगा, सॉरी इस तरह का सीन बनाएगा, जाएगा वापस वहीं जहां से प्रोजेक्ट किया है।
प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट है वो छोड़ेगा नहीं कभी जिंदगी में। तो आप देखिए, आप है ना, इफ v is little greater than or equal to under root gm upon capital R, if v is greater than nearly equal to under root gm upon capital R at perigee, at perigee, at perigee, then satellite will be safe, satellite will be safe, continuously will be in elliptical motion, and perigee will be close to earth, and perigee will be very close to earth. खैर perigee तो close to earth ही होती है ना, वो तो होती close to earth हमेशा, close point को perigee कहते हैं. At perigee, then satellite will be safe, continuously will be in elliptical motion. नंबर 3 की बात करते हैं. नंबर 4 if v is less than under root gm upon r, if v is less than under root gm upon r at apogee, then satellite may be safe, क्योंकि एपोगी पर है ना, वो दूर है, तो क्या होगा, वो दूर है तो पास में आएगा तो स्पीड बढ़ सकती है ना. ये सब कैपिटल आर, at apogee then satellite may be safe, but if so happen at perigee, then satellite will fall on the earth, satellite will collide to the earth, अर्थ से डिसो हो जाएगी. एक्चुअली पता है रीजन क्या है, आपका जीएम अपॉन आर जो है ना, वो वाली रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जो एग्जैक्ट कैपिटल आर रेडियस के लिए चाहिए सर्कुलर. अब अगर ये उससे भी ज्यादा, उससे भी कम हो गया तो भैया टक्कर होनी है ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है और उतनी स्पीड नहीं है, तो नेचुरल है कि इट विल अट्रैक्ट, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर देगी, राइट. नंबर 5, अब आप देखिए, अगर v इज ग्रेटर देन अंडर रूट gm अपॉन r, बट greater than under root gm upon capital R, and v is smaller than vs cap, v is greater than under root gm upon r and v is smaller than vs cap, then satellite will continue in elliptical path, है ना, हाँ, continue in elliptical path for all times मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा, 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, 1000 साल में, लाख साल में, कभी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा जिंदगी भर, राइट. तो ये आपका है. अब इसके बाद में मैं कुछ बातें और करना चाहता हूँ, तो मैं जरा यहाँ कर लेता हूँ, है ना, फिर बोर्ड साफ करेंगे. ध्यान दीजिए, if
इफ यहां से मैं इसको इफ v इज इक्वल टू वी एस्केप, अगर v वी एस्केप के बराबर हो तो क्या होगा, है ना, देन नो ऑर्बिटल मोशन and satellite will escape out will escape out on if v is equal to v no orbital motion and satellite will escape out on parabolic path. Yes. एक बात और है, if v is greater than v escape v is greater than v escape, then a satellite will escape out on hyperbolic path. Satellite will escape out on hyperbolic path. हाइपरबोलिक पाथ पर सैटेलाइट की नमस्ते हो जाएगी, हाइपरबोलिक पाथ पर सैटेलाइट की क्या हो जाएगी, नमस्ते हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बाद केप्लर्स लॉ, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आई विल एज्यूम that it is circular, satellite, energy of satellite. Suppose satellite is moving in a circular orbit of radius r, right? अब देखिए, अगर सैटेलाइट रेडियस r में रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है, तो देखिए क्या होगा। मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज जी एम अपॉन आर. So kinetic energy is gmm upon 2r, correct? Potential energy is minus gmm upon r. आप चेक करिए, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm upon r. अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm upon r है, तो मैं कहूँगा टोटल एनर्जी। देखिए जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज कॉल्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम gmm अपॉन 2r माइनस gmm अपॉन 2r। देखिए, टोटल एनर्जी बीइंग नेगेटिव, है ना, टोटल एनर्जी बीइंग नेगेटिव indicates stability of satellite. Indicates stability of satellite. Total energy being negative indicates stability of satellite. Stability of satellite in its orbit. ध्यान दीजिए, नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करती है हमेशा, है ना, ऑलवेज, है ना। तो देखिए, नेगेटिव टोटल एनर्जी, नेगेटिव टोटल मैकेनिकल एनर्जी indicates stability, and satellite will be continuing, negative total mechanical energy indicates stability, and satellite will be continuing on continuing in its orbit for all times, सभी समयों पर चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। आप देखिए, ध्यान दीजिए कि नेगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी उतनी
नहीं है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्ट्रक्ट कर सके, खत्म कर सके। पोटेंशियल माने स्टेबिलिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी को वो खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए जो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर क्या होगा? फिर नमस्ते हो जाएगी, फिर नमस्ते हो जाएगी। तो देखिए, इफ टोटल एनर्जी बिकम्स जीरो, then satellite will escape out from the orbit, will be escaping out from the orbit, from the orbit। ध्यान दीजिए, total energy becomes zero, then satellite will be escaping out from the orbit, orbit से बाहर चला जाएगा। अच्छा, जब सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा तो देखिए मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि hence it is very clear, that kinetic energy needed to get escape out is GMM अपॉन कैपिटल R प्लस ये काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई तो सैटेलाइट की नमस्ते हो जाएगी, है ना। GMM अपॉन आपने अगर ये स्मॉल आर ही रहने दो, है ना, स्मॉल आर ही रहने दो, क्योंकि स्मॉल आर जो है ना, हम जनरल सैटेलाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो कैपिटल आर लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल आर ही रहने दो आप, है ना। जनरल सैटेलाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप जो है स्मॉल आर रहने दीजिए। स्मॉल आर होते ही जो है वो नमस्ते कर जाएगा। इसका मतलब जो प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी है उसकी डबल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखिए, हम पहले भी ये बात देख चुके हैं, पहले भी हम ये वाली बात कर चुके हैं। तो देखिए, हेंस इफ वी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डबल ऑफ this time. Hence, if we provide kinetic energy equal to double of this time, then it will go out. ये बात आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है वेलोसिटी के मामले में। It will go out from Earth's gravity, इससे बाहर चला जाएगा। Hence, if we provide kinetic energy equal to double of this time, then it will go out from Earth's gravity. Earth's gravity से बाहर चला जाएगा, right? तो देखिए आप क्या होने वाला है। जब ये Earth's gravity से बाहर चला जाएगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि kinetic energy required for escaping out is this। तो फर्दर एक एडिशन और होगा, तो 100% इंक्रीमेंट चाहिए, है ना, 100% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, विल मेक द सैटेलाइट टू गो आउट, परमानेंट नमस्ते हो जाएगी, बचेगा ही नहीं। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे केप्लर्स लॉज। देखिए, थर्ड लॉ तो हमने प्रूव कर दिया है ना, केप्लर्स लॉज। एक्चुअली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि केप्लर्स लॉज जो होते हैं ना, ये टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। तो ऑल केप्लर्स लॉ, थ्री केप्लर्स लॉज are based on, three Kepler's laws are based on experiments of टाइको ब्राहे। हाँ जी, टाइको ब्राहे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को उसने कलेक्ट करके एक डेटाबेस तैयार किया था
और वो जो डेटाबेस था उसी के बेस पर केपलर ने लॉ डिसाइड किए। तो देखिए सबसे पहला लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ है all planets revolve around the sun in elliptical orbits and sun is at one focus of the ellipse. All planets revolve around in elliptical orbits and sun is at one focus. Sun is at one focus of the ellipse. है ना? इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में बात करना आपके कोई मतलब की बात नहीं है कि फोकस क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, वो सब जो है ना हमने आपको समझाया होगा 11वीं क्लास में, है ना। 11वीं क्लास में पता है क्या समझाया होगा हमने आपको 11वीं क्लास के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया हो, मेरी क्लास को नोट किया हो, है ना, तो 11वीं क्लास में हमने एक वो लिया था, सर्कुलर रस्सी ली होगी और उससे एक रस्सी बांधी होगी इधर से एक, और जो नेल है ना उसको हमने एक जगह रखा होगा और नेल से मैंने एक रस्सी को चलाया होगा तो आपकी वो इलिप्स बन गई होगी, याद करो क्लास में। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, राइट। आपको कुछ पूछना हो तो आप जूम सेशन में पूछ लेना, राइट। हाँ, जैसे किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो जूम सेशन में पूछ सकते हो, राइट। हाँ, तो ये सब के सब जो है ना फोकस ऑफ द इलिप्स, देखिए कैसे होता है, ये आपका इलिप्स है तो ये आपका यहाँ पे फोकस होता है, राइट। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका सन है और यहाँ पे आपका प्लेनेट है, यहाँ का प्लेनेट है, ये डिस्टेंस मिनिमम है और वो डिस्टेंस मैक्सिमम है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कंजर्व ना हो। मान लो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है तो मिनिमम वेलोसिटी होगी। कैसे देखो, L बराबर होता है mvr और ये mvr जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए v प्रोपोर्शनल टू 1/r। ज्यादा दूर होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा पास में होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये आपका जो है ना केपलर्स फर्स्ट लॉ की बात है, एक बार मैं इसके आगे की बात करूंगा जी, राइट। हाँ जी, तो देखिए केपलर्स फर्स्ट लॉ की जो बात है, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट प्लीज। केपलर्स फर्स्ट लॉ की जो बात है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो ये है कि आपका ये धरती सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सूरज देवता सेंटर मतलब फोकस पर है, एक फोकस पर, और ये अर्थ है या प्लेनेट है, इट इज कॉल्ड एज आर मिनिमम एंड इट इज कॉल्ड एज आर मैक्सिमम, करेक्ट। मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ क्योंकि वो टर्म जो है जनरली बहुत बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो मैं उसे क्लियर कर देता हूँ टर्म्स को, है ना। देखिए एक्सेंट्रिसिटी ई की बात करूँ ना, है तो ई बराबर अगर एक्सेंट्रिसिटी होती है, इसको मैं दोनों तरह से बात करूंगा, एक्सेंट्रिसिटी तो पता है आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम, ये बराबर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होती है, ये एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है। ये पता है बेसिकली क्या होता है कि इलिप्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना उसका कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट। अब आप ऐसा करिए, इसको जरा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर मैक्सिमम 1 माइनस ई, आर मिनिमम 1 प्लस ई। अब देखिए क्या होगा, आप कंप्लीट करिए, ई को निकालना है हमें, है ना। तो आर मैक्सिमम माइनस ई इंटू आर मैक्सिमम बराबर आर मिनिमम प्लस ई इंटू आर मिनिमम। अब आप ई को एक साइड में ले आओ और इसको इस तरफ साइड में ले आओ, तो देखो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेक करना आप लोग, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम डिवाइड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम।
एक दूसरी बात मैं और कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने बात की ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो ध्यान दो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की, तो मैं कहूंगा एम v1 r1 इक्वल टू एम v2 r2। इसका मतलब v1 अपॉन v2 बराबर हो गया है r2 अपॉन r। ओके, मैं पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम इट इज इक्वल टू r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम। बात को समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस समय r मिनिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो r मिनिमम होती है, वेलोसिटी मिनिमम होती है तो r मैक्सिमम होती है। हमने लिखा है v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इसका मतलब ये होता है कि v1 तब है जब r1 डिस्टेंस है, v2 तब है जब r2 डिस्टेंस है। v1 कब होता है, v मैक्सिमम तब होता है जब r मिनिमम होता है, v मिनिमम तब होता है जब r मैक्सिमम होता है। या आप यहां से लिख सकते हो डायरेक्ट, देखो इस वाली इक्वेशन से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो चेक करिए आप, ये m है, ये m है ना? तो मैं कह दूंगा इसको मैं कह दूंगा v मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम इट इज इक्वल टू v मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। चेक करिए, तो आपका ये आ जाएगा v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम इट इज इक्वल टू r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम, राइट? आप चेक करिए, तो ये जो है ना आपका क्या हुआ, केपलर्स फर्स्ट लॉ हुआ। अब हम केपलर्स सेकंड लॉ की बात करते हैं, राइट? तो देखिए केपलर्स सेकंड लॉ क्या है, मैं आपको केपलर्स सेकंड लॉ बताता हूँ। केपलर्स सेकंड लॉ जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, केपलर्स सेकंड लॉ। तो देखिए केपलर्स सेकंड लॉ क्या है, अगर मान लीजिए ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, किसका, प्लेनेट का, ये है सूरज देवता, राइट? यहाँ पे प्लेनेट है किसी समय पर यहाँ होगा। अब देखिए मैं आपसे ये जो है ना केपलर सेकंड लॉ पहले लिख देता हूँ, तो देखिए क्या है केपलर सेकंड लॉ, रेडियल लाइन joining sun and planet, radial line joining sun and planet sweeps through radial line joining sun and planet sweeps through equal area in equal time। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब रेडियल लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स थ्रू इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जैसे ये मान लो रेडियल लाइन है और ये इधर की तरफ रेडियल लाइन है, तो मैं आपको बताऊं कि जब प्लैनेट यहां सूरज के पास में होता है तो मान लो ये प्लैनेट 1 महीने में यहां से यहां आ जाता है, तो ये एक एरिया बनेगा 1 महीने के अंदर, इन 1 मंथ। तो मान लो ये हमारी धरती माता है, 1 महीने में हमारी धरती माता यहां आ गई, करेक्ट? यहां से यहां, ये एरिया बन गया ये एरिया। अब इसी तरीके से जब धरती माता यहां होती है तो ये ऐसा होता है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होता है। 1 महीने के टाइम में धरती माता यहां से यहां आ रही होती है ना, ये लो थोड़ा सा मैं ऐसे बता देता हूं, राइट? तो दिस एरिया एंड दिस एरिया विल बी इक्वल, यानी कि 1 महीने के टाइम में जो रेडियल डिस्टेंस कवर की जाती है या रेडियल लाइन जो कवर करती है उसका एक एरिया बनता है, तो वो इक्वल एरिया आएगा हमेशा हमेशा हमेशा। सो वी से दैट area velocity so we say that area velocity is constant, is always constant, area velocity is always constant है ना?
So we say that area velocity is always constant. And अच्छा, so we say that area velocity is always constant. ठीक है, एरिया वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, इसी को हम कहते हैं और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज जीरो, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। ध्यान दो इस बात पर। रेडियल लाइन joining sun and planet sweeps through equal area in equal time. So we say that area velocity is always constant, or transverse velocity is constant, or transverse acceleration is zero, है ना? हाँ, तो ध्यान दो, अब हम इसको कहेंगे एरिया वेलोसिटी या ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है वो देखो। तो मैं कहूंगा कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम वो होता है एरिया अपॉन स्पीड, है ना? तो देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर एरिया वेलोसिटी की, और मैं एरिया वेलोसिटी को अगर अप्रोक्सीमेट सर्कुलर मान लूं, इफ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, इफ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, हम ऐसा मान लेते हैं, है ना? तो देखिए एरिया वेलोसिटी कितना आएगा, है ना? हमने कहा एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो देखो एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एरिया, तो इसको कहूं मैं एरिया अपॉन टाइम इज कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है ना? जब एरिया अपॉन टाइम इज कांस्टेंट है ना? तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं सर्कुलर मान के चल रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टी, फिर मैं इसको लिखूंगा 2 पाई अपॉन 2t इंटू आर स्क्वायर, चेक करो। So it will be omega r square upon 2. So it will be omega r upon 2. It will be mvr upon 2m. It is capital L upon 2m. अब देखिए आपका एरिया वेलोसिटी, इट हैज कम कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना? एज द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो कभी नॉन कंजर्व होगा ही नहीं, ऑलवेज कंजर्व्ड, hence we can say that both we can say that both the Kepler's laws, as the angular momentum is always conserved, hence we can say that both the Kepler's laws are according to law of conservation of angular momentum, according to law of conservation of angular momentum, दोनों के दोनों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ के अकॉर्डिंग है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? चलो मैं वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने से पहले एक आपका थर्ड लॉ भी एक बार लिख देते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ आपको हम प्रूव भी कर चुके हैं, है ना? यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, उसके लिए मैंने स्पेस बनाया है ना? थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ जो है वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बस इसके बारे में हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखना चाह रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, पूछिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, गजब इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पता है क्या होता है ये मैं बताता हूँ। कि लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। नो वायलेशन, नो वायलेशन, नो वायलेशन, नो वायलेशन इज सीन टिल टुडे, टिल नाउ, अभी तक कोई वायलेशन नहीं मिला है, यानी हर हालत में एप्लीकेबल होते हैं, हर हालत में। ये इस नेचर के फंडामेंटल लॉ है। बस ये जो है ना, दोनों फंडामेंटल लॉ है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, उसके डेविएशन बहुत बार देखे गए हैं, है ना। वैसे तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टोटल ले लें ना, मास एनर्जी और भी तरह की सारी तरह की एनर्जी कलेक्ट कर लें, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फंडामेंटल लॉ बन गया। फिर उसमें हम सारी एनर्जी, कितनी तरह की एनर्जी होती है, सब काम में लेनी पड़ेगी, सब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मास एनर्जी, ये सब एनर्जी काम में लेनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। तो ये दोनों तो फंडामेंटल लॉ है कि हर हालत में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, if capital F external force is 0, if F external is 0, then linear momentum is conserved, right? law of conservation of angular momentum वो क्या है? if torque is 0, torque is 0, है ना, then angular momentum is conserved। ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, और ये दोनों नेचर के फंडामेंटल लॉ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना, ग्रेविटेशन का देखिए अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप पूरे डू योर सेल्फ क्वेश्चन कर लीजिए अप टू 18 तक, और फिर मैं आपको इसकी डीपी भेज देता हूँ, या भेज दी शायद डीपी, है ना, कंप्लीट करिए। और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, रोटेशन।